Okay, a very good evening to one and all. So yesterday we did till question number 80. Today we will start with question number 81, right? And try to wind up it as early as possible. The first 10 question will be objective, and then we will be having the passive questions. Right. So the next question is very simple, and I would say it's okay. It is a repeated question for sure, 110%. राइट और ये काफी टारगेट हुआ है आपकी बुकलेट के अंदर भी क्लेथरेट को टारगेट किया गया है मीथेन हाइड्रेट विच इज अ फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज मैंने एयर पोल्यूशन में भी काफी इसको एम्फसाइज किया था एनर्जी में भी एम्फसाइज किया था अभी हम एक क्वेश्चन इस पे करके भी आए हैं तो ये भी रिपीटेड टर्म्स में ही मैं बोलूंगा कि रिपीटेड है ठीक है ये रिपीटेड ही मान के चलो आप इसको इट्स रिपीटेड स्टफ ठीक है तो अभी देखते हैं हम इस क्वेश्चन को क्या ये क्वेश्चन कह रहा है सी क्वेश्चन नंबर 81 says that given below two statement पहला स्टेटमेंट क्या कहता है In terms of hydrocarbon component, natural gas as it exits from the ground consists predominantly methane. सबको पता है natural gas में जो है 60 to 90% मीथेन होता है and the other component including ethane, propane and two butane isomer, isobutane है ना और नॉर्मल ब्यूटेन दो ब्यूटेन के आइसोमर रहते हैं तो ये नेचुरल गैस में है हमने पढ़ा भी है जब हम पढ़ रहे थे बुकलेट तो नेचुरल गैस में मैंने भी आपको बताया था मीथेन होती है प्रोपेन होती मीथेन होती है इथेन होती है प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है आइसोब्यूटेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन दो आइसोमर जो होते हैं वो वहां पे रहते हैं ठीक है राइट राइट देन सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपको ये भी पता है इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ नेचुरल गैस इज हेल्ड इन मीथेन जो हमने कल बात करी थी क्लेथरेट मीथेन हाइड्रेट जो फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स है आपके कल मैंने बताया था ना बेंजीन रिंग बनाया था बीच में मीथेन था और बाहर H2O 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 6 time right and it was methane dot 6H2O it was the formula right वो सबको याद आ रहा होगा कल जो हमने ये क्वेश्चन किया था मीथेन डॉट 6H2O ठीक है क्लेथरेट मीथेन हाइड्रेट फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज इन ओशियन सेडिमेंट एंड परमाफ्रोस्ट तो ओशियन सेडिमेंट में मिलते हैं और परमानेंटली फ्रोजन जो प्लेसेस होते हैं परमाफ्रोस्ट तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है इसमें कोई बुराई है नहीं तो करेक्ट आंसर सिंपल सी बात है 1 हो जाएगा इसमें कुछ भी नहीं है दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट बोथ ए एंड बी आर ट्रू ये तो स्कोरिंग क्वेश्चन है सिंपल है और मेंशन भी हमने किया है द क्वेश्चन इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल बुकलेट 1 क्लाइमेट चेंज एंड बुकलेट 2 एनर्जी दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है बुकलेट 2 से यहाँ पे नेचुरल गैस को पिक किया गया है एनर्जी टॉपिक से और बुकलेट 1 में जो है क्लाइमेट चेंज में हमने क्लेथरेट की मेंशनिंग की हुई है तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन और डिटेलिंग नीचे है कि हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट क्या होते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन कंटेंट क्या होते हैं ठीक है गैस हाइड्रेट क्लेथरेट जो हमने बात की थी मीथेन हाइड्रेट जो आप बात कर रहे थे क्लेथरेट जिसे कहते हैं ठीक है वो आप देख सकते हो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे 82 ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है और आपकी बुकलेट में ये दिया हुआ है इकोलॉजी टॉपिक में ठीक है जहां पे मैंने ये पढ़ाया था आपको कि कौन कौन से प्री गैमेटिक और कौन से पोस्ट गैमेटिक मैकेनिज्म होते हैं विच बेसिकली ब्रिंग्स अबाउट द स्पीशिएशन जहाँ पे स्पीशिएशन की बात की थी ठीक है तो इसको देख लेते हैं क्या ये कहता है स्पीशिएशन में क्वेश्चन नंबर 82 कहता है डॉब्जेरेस्की क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म तो वहां पे बताए थे ना आपको प्री गैमेटिक आइसोलेशन पोस्ट गैमेटिक आइसोलेशन राइट हमने सारे वहां पे बताए थे मैकेनिकल आइसोलेशन हाइब्रिड स्टेरिलिटी हाइब्रिड इनवायबिलिटी हाइब्रिड ब्रेकडाउन ये सब चीजों पे वहां पे बात हुई थी काफी सारा डिस्कशन हुआ था प्री गैमेटिक पे पोस्ट गैमेटिक पे तो आपकी जो डॉब्जेनेस्की की क्लासिफिकेशन है एज पर दैट तो डॉब्जेनेस्की ने क्या है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म पर भी एम्फेसिस किया था और कुछ नहीं किया उसने ठीक है तो पहले हम डॉब्जेनेस्की की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं क्या था कुछ कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म है मैं उनको ब्रीफ में आपको बता देता हूँ तो मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है हालांकि हमने बुकलेट में किए थे सारे मैकेनिज्म तो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की वहां पे बात हुई थी और द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच प्रिवेंट स्पीशीज फ्रॉम फ्यूजिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट मैंने वहां भी बताया था आपको in which species of sexual organism are defined by the reproductive isolation lack of the gene mixing
Two broad kind of isolating mechanism between species are typically distinguished together with a number of subtype modified by Meyer in 1970. तो कौन कौन से मैकेनिज्म थे वहां पे? प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, फैक्टर विच कॉजेज स्पीशीज टू मेट विद देयर ओन काइंड, असॉर्टिव मेटिंग जिसको बोलते हैं आप, टेम्पोरल आइसोलेशन जब टाइम डिफरेंट होता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी का, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट मेट बिकॉज दे आर द एक्टिव एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे एंड डिफरेंट सीजन्स। फिर हमने इकोलॉजिकल आइसोलेशन की वहां बात की थी, इंडिविजुअल मेट इन देयर प्रेफर्ड हैबिटेट एंड देयरफॉर डू नॉट मीट इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज विद डिफरेंट इकोलॉजिकल प्रेफरेंसेस। बिहेवियरल आइसोलेशन की वहां पे बात हुई थी, ठीक है, पोटेंशियल मेट मीट बट चूज मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज, राइट। फिर मैकेनिकल आइसोलेशन की बात की थी जहां पे जेनिटेलिया अलग होते थे, कॉपुलेशन अटेम्प्टेड बट ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म डज नॉट टेक्स प्लेस। तो ये बहुत सारे मैकेनिज्म थे जो प्री गैमेटिक में थे। फिर ये हमने बोला ना प्री मेटिंग या प्री गैमेटिक, उसके बाद पोस्ट गैमेटिक या पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिक मैकेनिज्म भी बहुत सारे थे वहां पे, जिनोमिक इनकम्पेटिबिलिटी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, गैमेट इनकम्पैटिबिलिटी, स्पर्म ट्रांसफर टेक्स प्लेस बट एग इज नॉट फर्टिलाइज, जाइगोटिक मोर्टेलिटी बताई थी आपको वहां पे, एग इज फर्टिलाइज बट जाइगोट डज नॉट डेवलप, फिर हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड ब्रेकडाउन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे वहां मैकेनिज्म थे और ये हमने कहीं ना कहीं इकोलॉजी में बहुत अच्छे से करे हैं। तो डॉब्जनेस्की ने यही बताया कि ये मैकेनिज्म है जो स्पीशिएशन के टाइम पे रोल प्ले करते हैं। तो अंडर दैट लाइट ये भी बुकलेट का क्वेश्चन है, डॉब्जनेस्की वहां भले ही मेंशन ना हो पर ये जरूर मेंशन है कि कौन कौन से मैकेनिज्म है विच विच आर लाइक लीडिंग टू स्पीशिएशन। तो उसी को हम देखते हैं दोबारा से। तो डॉब्जनेस्की क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म इंक्लूड, क्या क्या इसमें इंक्लूड है? पहला, हैबिटेट सिलेक्शन, भैया ये तो इंक्लूड है, हैबिटेट सिलेक्शन तो है वहां पे। सेकंड, फ्लावरिंग टाइम जिसको आप कहते हो सीजनल एक्टिविटी, ठीक है, टेम्पोरल आइसोलेशन जिससे बनता है, इसको आप फिनोलॉजी भी कहते हैं, टाइम ऑफ सीजनल एक्टिविटी इन द प्लांट, ठीक है, उसको फिनोलॉजी भी कहते हैं। फिर सेक्सुअल आइसोलेशन तो आपने पढ़ा ही था, इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो चाहे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है तो सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन होता है, अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है तो एलोपैट्रिक। ये हम खूब लिख भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। आइसोलेशन बाय पॉलिनेटर्स, कई बार ऐसा होता है कि पॉलिनेटर ही नहीं है, उनसे आइसोलेट किया हुआ है आपने प्लांट्स को, तो पॉलिनेशन कहाँ से होगा, कहाँ से रिप्रोडक्शन होगा। और लास्ट में हाइब्रिड विगर है जिसको हिट्रोसिस कहते हैं। देखो हाइब्रिड विगर और हिट्रोसिस नहीं पार्ट है, ये सेल्फिंग को कहते हैं, या इसमें वेरिएशन नहीं आते। लेकिन जो बाकी के सारे ऊपर मेंशन किए गए हैं दे आर बेसिकली अंडर द डॉब्जेनेस्की क्लासिफिकेशन। तो एबीसीडी जो है ये चारों टाइप के आपको पढ़ाए गए। तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर होगा कि डॉब्जेनेस्की की क्लासिफिकेशन इनको सपोर्ट करती है, विच ब्रिंग्स आउट द स्पीशिएशन। तो करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी, विच इज आंसर नंबर 4। क्लियर है? खाली हाइब्रिड विगर और हिट्रोसिस, ठीक है, जिससे सेल्फिंग होती है या वेरिएशन नहीं आते, उसको छोड़ दे। क्लियर है सबको? ये हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ा था ना मैकेनिज्म, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, अगर आपको याद आ रहा हो इकोलॉजी में मैंने ही पढ़ा है तो इसलिए मुझे पता है। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 82 में? जल्दी बताओ, ज्यादा टाइम का अब इसका बचा नहीं है हिसाब किताब। भाई और भी लोग बोल दिया करो, एक ये बोलती है बस खाली ऊर्जा वशिष्ठ। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पे। डिटेल्स हमने सारी ऐड की हुई है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं गाइस। 83 भी मैं तो ये कहूंगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है, या ये इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया जिसका कोई जवाब ही नहीं है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ईआईए के ऊपर तो इतनी लाइट डली है, इतनी लाइट डली है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑप्शंस मेंशन है, पहले तो आप ये देख लें, ईआईए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, फिर आईआईए इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट असेसमेंट, ईसीआईए इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट, फिर स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सिया जिसको आप बोलते हो, सिया पे पहले भी क्वेश्चन आया है ना। पहले हम इनको ना देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो तो थोड़ा फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। आई गेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को पता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, ठीक है। इट इज द मेथड इन विच वी गो थ्रू द स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, ठीक है, एडहॉक चेकलिस्ट, मैट्रिसेस, ओवरले, नेटवर्क, ठीक है, ये सब हम करते हैं इन ऑर्डर टू जज द
प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑन एयर, वाटर, सॉइल, ये सब चीजें वहां की जाती है। लेकिन जो सेकंड हेडिंग से स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट असेसमेंट, यहाँ से हमें थोड़ी सी लाइट डालनी जरूरी है। तो इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट असेसमेंट जो आप बोलते हो IIA, it can be broadly defined as the process of identifying, predicting, and evaluating and mitigating the effect of developmental proposal prior to decision being taken. And it is a formal process of guiding human activity towards sustainable development. इसीलिए इसको integrated impact assessment बोला है कि environment को integrate करके चलो साथ में। This decision-making tool is widely used in the developed and developing country, and the course will explore the practical and theory of impact assessment and public participation using a practice-based approval to learning through workshop, exercise, and case studies to develop the skill needed for professional employment. In addition, the critical issues facing practitioner decision-making and communities, right, in relation to sustainability, equitable forms of development, and democratic environmental decision-making are addressed through Australian and international perspectives. And this capstone course will equip students, ये जो इसमें रहता है, ये सारे इम्पैक्ट आपको देखने हैं ऊपर वाले। पहली बात तो ये ठीक है कि आपको आइडेंटिफाई भी करना है, आपको प्रिडिक्ट भी करना है, आपको इवेल्युएट भी करना है, और मिटिगेशन भी उसका साथ में देना है। दैट विल कम एज इंटीग्रेटेड, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, सोल्यूशन सहित आपको देना है। दूसरा, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट जो ECIA आपने लिखा है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका मीनिंग भी समझना जरूरी है। उसका मीनिंग क्या है? इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? ये भी एक टाइप का इम्पैक्ट असेसमेंट ही है, यही है। इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्वांटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल रिलेटेड टू द अदर प्रपोज एक्शन ऑन हैबिटेट, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, मतलब स्पेसिफिक टू बायोडाइवर्सिटी। वहां पे जब आप हैबिटेट के लेवल पे, स्पीशीज के लेवल पे, इकोसिस्टम के लेवल पे उसका इम्पैक्ट स्टडी करोगे, दैट विल बी मोर स्पेसिफिकली इकोलॉजिकल impact assessment, and is the process through which the potential impact resulting from project are identified, quantified, and assessment through appropriate ecological survey. And this assessment can be undertaken for site or project of any size or scale, किसी भी size या scale पे आप इसको कर सकते हो। This was about the ecological impact assessment. Last but not the least, जो strategic impact environmental impact assessment बोला है ना, SEIA, SEIA बोलते हैं इसको वैसे तो, SEIA, स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन क्योंकि एक बार। तो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द इन्वायरमेंट implication of proposed policy, plan or program, and provide means for looking at the cumulative effect, joint effect देखेंगे, and appropriately address them in the earlier stage of decision making alongside economical and social consideration. तो सब कुछ कंसिडर करते हो आप स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। ऐसा नहीं कि खाली इकोनॉमी को किया या खाली सोसाइटी को किया या खाली इन्वायरमेंट को किया, तो आपको सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करना है, इकोनॉमिकल को भी करना है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सिया असेस द एक्सटेंट टू विच द गिवन पॉलिसी और प्लान और प्रोग्राम, क्या क्या मिलता है इसमें? इट प्रोवाइड्स एन एडिकेट रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैलेंजेस, ये ध्यान रखता है। दूसरा, इट में adversely affect the environment and climate resilience system, and it offers opportunities to enhance the state of the environment and contribute to climate resilient and low carbon development. तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है कहाँ पे। बाकी तो हमने डिटेलिंग यहाँ काफी इसमें दी है। that CR should be integrated into the policy, plan, or the program operation process from its early stage. And the government must have a high degree of ownership. Public participation is also essential for the successful SIA. So strategic impact assessment आप कहते हो, compared with the normal environmental impact assessment. तो जो SIA है, it provide the recommendation at a strategic level कि भाई फाइनली पॉलिसी में लाओ, ऐसे बातें मत करो। तो जो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बातों की बात कम होगी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ज्यादा होगा। ये मेन एक आउटकम यहां से निकलता है, दैट सिया प्रोवाइड्स recommendation at strategic level and allow a better control over interaction or cumulative effect. There is no single approach to SIA which can take different forms according to the specific need. तो डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है। अब हम क्वेश्चन के पास वापस जाएंगे और क्वेश्चन से पूछेंगे। देखो यहाँ पे पहले अपने आप ही खुद ही लिख रहा है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 83 है उसमें ये खुद ही लिख रहा है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? कहता है द फॉर्मलाइज सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, program, plan, or its alternative, as well as using the finding in public accountable decision making is called है।
इसी को हम स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, सिया जिसका नाम है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी, ठीक है, सिस्टमैटिक करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव करेंगे, पॉलिसी और प्रोग्राम की या प्लान करेंगे उसको क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है, और पब्लिकली अकाउंटेबल हो डिसीजन वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस करके भाग गए, नहीं, यू हैव टू अकाउंट। तो दैट काइंड ऑफ ईआईए इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्लियर है? 83 का 4 होगा। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? 83 का 4 है, जल्दी बताइए भाई, जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन मैं सदियों से पढ़ाता आ रहा हूँ, 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते इसे। जब भी मैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड पढ़ाता हूँ तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में जरूर आता है। जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें यही पहले से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट भी है, 2021 या 22 में आया भी था और दोबारा से उन्होंने यही पूछ लिया। मतलब उनके पास कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है, क्या करें बेचारे। ठीक है, वहां पे भी मैंने पढ़ाया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहते हैं? कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटालिटिकली इनएक्टिव और रिजर्वायर मॉलिक्यूल कंटेनिंग क्लोरीन इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो जब मैं उस टाइम पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कौन कौन से रिजर्वायर होते हैं। तो ClO भी तो एक रिजर्वायर है वहां पे, ठीक है, और दूसरा रिजर्वायर वहां पे HCl होता था। देखो यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया है, जो हमने नोट्स लगाए हैं उसमें मेंशन है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड टाइप 1 टाइप 2 की बात करते हैं तो उसमें रिजर्वायर वाला जो डायग्राम है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना कि रिजर्वायर कौन कौन से। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन तीसरी बार मैं देख रहा हूँ किसी एग्जाम के अंदर। इससे पहले 2 बार मैं देख चुका हूँ, एक बार एनटीए में देख चुका हूँ। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है दैट विदाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या है, रिजर्वायर की फॉर्म में रहते हैं। ClNO2 लिखो या आप HCl लिखो, ये दोनों रिजर्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ClO NO2 क्लोरीन नाइट्रेट लिखो, ये और ये HCl लिखो, ये दोनों रिजर्वायर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि रिजर्वायर कौन कौन सा जो स्टोर करके रखता है क्लोरीन को फॉर द एडवर्स टाइम। और यहाँ पे भी मेंशन है विद पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। तो ऊपर जो रिजर्वायर आपको मेंशन है, रिजर्वायर वाला ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट इसी में है टीचर को कि रिजर्वायर कौन कौन है, ठीक है। तो रिजर्वायर लिखा हुआ है ना कि क्लोरीन के रिजर्वायर कौन कौन से है, क्लोरीन रेडिकल के रिजर्वायर कौन कौन से मेंशन है, बार बार यही आता है। बिकॉज द स्टेबल कंपाउंड लाइक HCl एंड ClO NO2 आर द क्लोरीन रिजर्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिबरेट होनी चाहिए क्लोरीन जो फ्री रेडिकल बनाएगी एंड फर्दर इट विल डिक्रीज इन द ओजोन। तो मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ये सारा तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, सेम ही चीज आपको यहाँ मिलेगी। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड टाइप 1 टाइप 2 हमने पढ़ा है क्लाइमेट चेंज में। तो क्वेश्चन में फिर से वही पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटालिटिकली इनएक्टिव रिजर्वायर HCl मॉलिक्यूल कंटेनिंग क्लोरीन इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो 2 रिजर्वायर होते हैं आपके, एक तो क्लोरीन नाइट्रेट ClO NO2, और साथ में अगर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है बट स्टिल इफ दे आस्क तो एक रिजर्वायर और है जो आपका है HCl। तो ये दोनों रिजर्वायर रहते हैं, यहीं से दोनों से क्लोरीन रेडिकल लिबरेट होता है विच फर्दर डिप्लीट द ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। यही मैकेनिज्म है जो मैंने वहां पढ़ाया था, बार बार यही काम होता है। क्लियर है सबको कि रिजर्वायर कौन है आपके एटमॉस्फेयर में क्लोरीन का व्हेनेवर यू टॉक अबाउट दिस पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड? ये नोट्स में लिखा हुआ है क्लियरली, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये फ्री का स्कोर था। किसी को कोई डाउट है? नोट्स इसके लगाए हुए हैं, यहाँ पे पढ़े हैं नोट्स, आपको भी पढ़ाया गया है क्लास में। ये तो टॉपिक मना नहीं कर सकते, तो पढ़ाया मैंने पढ़ा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये जरूर ध्यान रखिएगा रिजर्वायर कौन है, कैसे मैकेनिज्म होता है, इसीलिए दोनों डायग्राम लगाए हैं कि विद पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कैसी रिएक्शन होती है, विदाउट कैसी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, क्वेश्चन नंबर 85। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 5R आपके पता ही है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिफ्यूज एंड रिकवरी, ये 5R है। आज के मॉडर्न 5R है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के, तो मैडम आपको पढ़ा रही होंगी, मनीषा मैडम, तब उन्होंने भी बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ रिकवरिंग मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट स्ट्रीम, मटेरियल भी आपने रिकवर कर लिया, एंड रीप्रोसेसिंग देम, जैसे ही कह दिया रीप्रोसेसिंग तो बस नाम खत्म हो गया, री प्रोसेसिंग। तो रीप्रोसेसिंग कहते ही शब्द मेरे दिमाग में आना चाहिए रिसाइकलिंग। रिप्रोसेसिंग देम सो दैट दे कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अ न्यू एप्लीकेशन इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। क्योंकि रिसाइकलिंग होता है, रीयूज होता है, रिड्यूस होता है, रिकवरी होता है और रिफ्यूज होता है, ठीक है ना। तो
The term used to describe the act of recovering material from the waste stream and reprocessing them so that they can be used as a raw material. That is basically called as recycling, right? बट फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या-क्या चीजें हो सकती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रिसाइक्लिंग हो जाएगा गाइस। करेक्ट आंसर हियर इज रिसाइक्लिंग। बट फिर भी हम देख सकते हैं और क्या-क्या चीजें हमें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे पहला इसमें दिया हुआ है रीयूज, है ना? रीयूज क्या होता है? रीयूज तो आपको पता ही है कि दोबारा-दोबारा किसी चीज को इस्तेमाल करोगे, दैट इज रीयूज। तो रीयूज इज द एक्शन ऑफ प्रैक्टिस यूजिंग आइटम वेदर इट्स ओरिजिनल पर्पस, कन्वेंशनल यूज और टू फुलफिल द डिफरेंट फंक्शन, क्रिएटिव रीयूज और रीपर्पसिंग। तो वो कोई दूसरी चीज हो सकती है। तो ये बात हुई रीयूज की। फिर एक टर्म आती है रीमैन्युफैक्चरिंग, दोबारा से बनाना। ठीक है, रीमैन्युफैक्चरिंग को कैसे देखोगे आप? Remanufacturing is the rebuilding of a product to specification of the original manufactured product using a combination of reuse, repair, and new parts. It requires the repair by replacement or the worn or any obstacle component and module parts subjected to degradation affecting the performance of the expected life of the whole or replace. Remanufacturing is a form of a product recovery process that differ from the other recovery process. It is in its completeness. Remanufactured machine should match the same customer expectation as the new machine. मतलब जैसा पुराना था वैसा ही नया प्रोडक्ट होना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है। थर्ड टर्म यहाँ लिखी हुई थी रिसाइकलिंग, जो आपको पता ही है, which was the answer as per the expectation. Recycling, recovery, and reprocessing of the waste material for use in the new product. The basic phase in the recycling are the collection of waste material and their processing or manufacturing to the new product and the purchase of the product which may then themselves be recycled. So typical material that are recycled include iron, steel, scrap, aluminium, can, glass, bottle, paper, wood and plastic. ये सारे आप रिसाइकिल कर सकते हैं। डिटेलिंग जब आप पढ़ेंगे आपको थोड़ा और आनंद आ जाएगा। और लास्ट में एक वर्ड और लिखा हुआ है इसमें रिपेयरिंग। ये क्या होता है भाई? इसको जान लो क्योंकि ये नई टर्म यूज हुई है अब, रिपेयरिंग। ठीक है, तो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रिपेयर इन द वेस्ट मैनेजमेंट? तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ब्रोकन आइटम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। जो कुछ टूट गया है उसको दोबारा से ठीक करना, ये नहीं फेंक दिया कबाड़े में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज रिपेयरिंग। ठीक है, तो दिस वे वी कैन एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई मिक्सर ग्राइंडर है, टीवी है या कोई लैपटॉप है, उसको आपने ठीक कराया। वेस्ट जनरेशन, सो रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन। फॉर एग्जांपल द रिपेयर इंक्लूडिंग रिफर्बिशिंग टीवीज, सेल फोन, हाउस होल्ड इक्विपमेंट एज सो ऑन। तो दोबारा से ठीक ठाक करा के चालू करवा लेना इज रिपेयरिंग। बट यहाँ पे आंसर जो है आपका रिसाइकलिंग है एज पर एज द क्वेश्चन। पूरी जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया आपका रिसाइकलिंग, जो इन्होंने मेंशन किया गया है, that the term used to describe the act of recovering material from the waste and stream and reprocessing them so that they can be used as a raw material for new application। तो उसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग, है ना? रिसाइकलिंग है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 85 में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। भाई ये क्वेश्चन भी कम से कम भी 10 बार रिपीट हुआ है। अगर जिसने भी ठीक से पढ़ा हो और जिसने भी ये पढ़ा है कि सल्फेटेड एरोसोल होते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग होते हैं, उनकी रेडिएटिव फोर्सिंग नेगेटिव होती है। माउंट पिनाटाबो में यही हुआ था कि बहुत सारा SO2 निकला था जिससे सल्फेटेड एरोसोल बने थे और रेडिएशंस पर रिफ्लेक्टेड बैक, जिसको आप ग्लोबल डिमिंग कहते हैं या ग्लोबल कूलिंग कहते हैं। इंस्टेड ऑफ राइज इन टेम्परेचर द टेम्परेचर वाज गेटिंग डिक्रीज। ये मैंने पढ़ाया भी था जब मैं पढ़ा रहा था नेगेटिव और पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। तो ये भूलने वाली चीज तो नहीं है, बट स्टिल हाँ, ग्लोबल कूलिंग। तो यही चीज यहाँ पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 86 में। कहता है गिवन आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहले स्टेटमेंट में कह रहा है मेजर एमिशंस ऑफ सल्फर इनटू द एटमॉस्फेयर आर इन द फॉर्म ऑफ SO2। बिल्कुल ठीक बात है। जो मेजर एमिशंस है सल्फर के वो SO2 की फॉर्म में है। जगह जगह SO2 ही इवॉल्व होती है जब भी हम सल्फर पोल्यूशन की बात करते हैं। इसीलिए हम डीजल व्हीकल को भी बैन करते हैं कि SO2 बहुत ज्यादा है। बट लॉन्गेस्ट लिव रिजर्वायर इज OCS। OCS क्या होता है गाइस? बताओ जल्दी। पहले इस OCS के ऊपर ही डिस्कवरी कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा जरा, क्योंकि ये OCS ही इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता चला कि OCS केमिकली लिखा हुआ है। OCS केमिकली लिखा हुआ है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। इसको कहते हैं कार्बोनाइल सल्फाइड। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, उसने तो लिख दिया OCS।
आधे बच्चों को यही समझ में नहीं आया कि ये कार्बोनाइल सल्फाइड लिखा हुआ है, ठीक है? बहुत से लोग सोचे पता नहीं होगा कुछ ओसीएस, मुझे क्या पता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ओसीएस है वो कार्बोनाइल सल्फाइड है। जब आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है? बहुत से जिनकी केमिस्ट्री नहीं सही थी, उनको तो पता ही नहीं चला कि ओसीएस है क्या? बहुत से लोग तो कोई भूतवादा समझ बैठे। भाई कार्बोनाइल सल्फाइड को ही ओसीएस कहते हैं, इस तरह से बनता है। इसमें एक बॉन्ड जो डबल बॉन्ड कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड जो है 156.01 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, और जो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी 115 पिकोमीटर होती है। बॉन्ड लेंथ को आपको याद नहीं करना, पर इतना सबको पता होना चाहिए, ओसीएस मीन्स कार्बोनाइल सल्फाइड, ठीक है? ये ध्यान रखना कि कार्बोनाइल सल्फाइड को ओसीएस कहते हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेलिंग लेते हैं। कार्बोनाइल सल्फाइड क्या है? क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही कम टीचरों को और एग्जामिनरों को इस फॉर्मेट में पता होता है, जितना मुझे पता है। तो जो एयर पॉल्यूशन के अच्छा पढ़ने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी-सी जानकारी रहती है इसके बारे में, क्योंकि सल्फर एमिशंस के बारे में उतना लोग पढ़ते नहीं हैं। Carbonyl sulfide is a chemical compound with a linear formula OCS. It is a colorless flammable gas which is an unpleasant odor. जैसे रोटनैक होता है ना, वैसे ही। It's a linear molecule consist of carbonyl double bond to a sulfur form. Carbonyl sulfide can be considered to be the intermediate between carbon dioxide and carbon disulfide. CS2 और CO2 के बीच की चीज है ये। Both of which are valence isoelectronic with it. तो इसके कई बार आपसे पूछ ले कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बोनाइल सल्फाइड के किसके साथ? तो आप क्या बोलोगे? 2 कंपाउंड हैं जिनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, जी मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, ओसीएस डबल बॉन्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने किसमें होते हैं? CO2 में भी इतने होते हैं, और किसमें होते हैं? CS2 में। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, तीनों स्पीशीज़। ये खूब आता है जेईई में क्वेश्चन कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन-कौन सा है इसमें। यहाँ तो मुश्किल ही आएगा, बट फिर भी पता होना चाहिए कि जो CS2 है और इसमें बराबर होते हैं। आगे चलते हैं फटाफट से, इसमें थोड़े से और पॉइंट को हाइलाइट करते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और होना चाहिए बच्चों से एग्जाम के अंदर इस तरह का। तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी बड़ा अच्छा है, इसके बारे में काफ़ी लॉजिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं। ओसीएस जो है, कार्बोनाइल सल्फाइड इज़ द मोस्ट अबंडेंट सल्फर कंपाउंड नेचुरली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि सबसे अबंडेंट, ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट सल्फर कंपाउंड कौन-सा है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो कार्बोनाइल सल्फाइड ओसीएस, ये ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन कितनी है? 0.5 प्लस माइनस 0.5 ppb, बिकॉज़ इट इज़ एमिटेड फ्रॉम ओशियन। ये क्वेश्चन भी आता है, कहाँ से एमिट होता है कार्बोनाइल सल्फाइड? ओशियन, वोल्केनो एंड डीप सी वेंट। याद रखना लाइनें, कहाँ-कहाँ से आता है कार्बोनाइल सल्फाइड? ओशियन से आता है, वोल्केनो से आता है, डीप सी वेंट से आता है। एज़ सच इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंपाउंड एंड इट्स अ ग्लोबल सल्फर साइकिल में बहुत बड़ा रोल है इसका। मेजरमेंट ऑन द अंटार्कटिका आइस कोर एंड द फॉर्म ऑफ एयर ट्रैप्ड इन द स्नो अबव ग्लेशियर्स, है ना? इसको हम फन एयर भी कहते हैं। प्रोड्यूस डिटेल पिक्चर ऑफ ओसीएस कंसंट्रेशन ऑफ फ्रॉम 1640 टू द प्रेजेंट। 1640 से लेके आज तक इसकी मेजरमेंट हो रही है। एंड अलाउ अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव कंपोनेंट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एंड नॉन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ द गैस एटमॉस्फेयर। सम carbonyl sulfide that is transported into the stratosphere sulfate layer is oxidized to sulfuric acid, and sulfuric acid form particles with affect energy balance due to the light scattering। ये ध्यान रखना है। The long atmospheric lifetime of OCS या carbonyl sulfide makes a major source of stratosphere sulfate। लाइफ टाइम ज्यादा है। तो sulfur dioxide from volcanic activity can be significant too। Carbonyl sulfide is also removed from the atmosphere by terrestrial vegetation by enzyme associated with the which can uptake the CO2 during photosynthesis। तो कुछ ऐसे भी हैं जो सल्फर सोर्स को यूज करते हैं, तो वो कार्बोनाइल सल्फाइड को भी यूज कर सकते हैं। बाय हाइड्रोलिसिस इन ओशियन वाटर, loss process such as these limits the persistence of lifetime of molecule OCS in the atmosphere for few year। तो कुछ साल तक तो ये लाइफ टाइम इसका है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की हैं, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा इसको, ठीक है, क्या क्या है। अब हम पहले ऊपर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बेचारा आधे घंटे से देख रहा है अपने आप को कि मुझे कैसे सॉल्व होना चाहिए था। तो पहली लैंग्वेज तो बड़ी इजी थी, दैट द मेजर एमिशन, जस्ट फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी वो तो बड़ी इजी थी, जस्ट दैट द 86 that the major emissions of sulfur into the atmosphere is in the form of SO2 but longer leaves it by OCS। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई मेजर एमिशन जो है वो तो कार्बोनिल सल्फाइड की वजह से है, ठीक है। ओसीएस जो है कार्बोनिल सल्फाइड की वजह से,
लेकिन रिजर्वायर जो है वो कार्बन सल्फाइड है, लेकिन SO2 सबसे ज्यादा एमिट करता है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओशियन से आता है OCS, यहाँ से बहुत सारा एमिशन है, इसको टिक कर देंगे, राइट है। दूसरी स्टेटमेंट पे चलेंगे अभी अपन। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है? सल्फर इन एटमॉस्फेयर लीड्स टू एरोजोल फॉर्मेशन। सल्फ्यूरिक एरोसोल बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो एब्जॉर्ब तो करेंगे नहीं, वो रिफ्लेक्ट करेंगे, तो दे विल कॉज ग्लोबल कूलिंग, जैसा कि माउंट पीना टापू में हुआ था। ठीक है, जहां पे बहुत सारी SO2 निकली थी, वो सल्फ्यूरिक एरोसोल बने थे, तो ग्लोबल कूलिंग कॉज हुई थी। इसको ग्लोबल डिमनिंग कहते हैं। एंड क्लाउड्स एंड देयरफॉर कूल्स द प्लेनेट, जिसको नेगेटिव ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप कहते हो। तो वार्म होने के बजाय ये कूल करेंगे, राइट की रॉन्ग, जल्दी बताओ। दूसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक है, और जब पहला और दूसरा ठीक है तो आंसर तो फर्स्ट ही होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कुछ नहीं था। एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 86? बता दो, बाकी हमने सब लगा दिया है यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, क्या है वो मैंने चिपका दिया है सारा। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये मेंशन भी किया है मैंने इस बात को कि we know the greenhouse gases provide a warming effect to the earth's surface, but aerosol pollution in the atmosphere can counteract the warming effect. For example, sulfate aerosol from fossil fuel combustion exert a cooling influence by reducing the amount of sunlight that reach the earth's surface. तो ये कूलिंग कॉज करेगा, जिसको आप ग्लोबल डिमनिंग या ग्लोबल कूलिंग कहते हैं, बिकॉज ऑफ सल्फेट एरोसोल। नहीं, डाइमिथाइल सल्फाइड एक और कंपाउंड होता है, ऊर्जा, यस, ये भी ओशियन से मिलता है। डाइमिथाइल सल्फाइड ये होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड ये होता है, ये भी डाइमिथाइल सल्फाइड ही है आपका। ये भी ब्रेक डाउन होने के बाद SO2 बनाता है। ये भी ओशियन में मिलता है, डाइमिथाइल सल्फाइड, DMS कहते हैं इसको। ठीक है, इसका भी सोर्स क्या है? ओशियन है, कार्बोनिल सल्फेट की तरह। इस पे बहुत रिसर्च होती है बाहर, हमारे यहाँ नहीं होती, सी सरफेस इंटरेक्शन के ऊपर, लेकिन बाहर बहुत काम होता है इसके ऊपर। और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो फ्लक्स मेजर करते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड का ओवर ओशियन। बेसिकली एक हाइपोथेसिस था, जो कि अ, 3 साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने मिलकर दिया था, लवलॉक। ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे, लवलॉक थे एक उसके अंदर, और 2 साइंटिस्ट और थे, आई एम नॉट स्टिल रिमेम्बरिंग द नेम। उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए ये DMS साइकिल वहां पे दिखाया जाता है ओशियन से। ठीक है, उसमें एक साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक भी थे। ठीक है, तो मैंने उनके कुछ पेपर पढ़े हैं, तो ये मुझे याद है कि DMS ओशियनिक सोर्स है। बट आप इतना याद रखिए बस, सफिशिएंट है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है, जिसका कोई मतलब ये कह सकते हैं हम कि बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था। दिखने में तो क्वेश्चन लग रहा है, पर है बिल्कुल हल्का क्वेश्चन, 10th लेवल का, क्योंकि आजकल मीन, मोड, मीडियन, AP और GP, अर्थमेटिक मीन, AM और GM, ये 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं आजकल, मैं बता दूं आपको। पेपर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना। कहता है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अगर कहीं पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको मिल जाए, हैविंग इक्वल क्लास इंटरवल, मान लो क्लास इंटरवल इक्वल है, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिक्वायर 3 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज फॉर इट्स एस्टिमेशन। 3 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी की जब आप बात करोगे, तो आपने सुना ही होगा, यूनी मॉडल होता है, बाई मॉडल होता है, ठीक है ना, मल्टी मॉडल होता है। तो 3 वाला तो मल्टी मॉडल में ही आएगा। ठीक है, मोड आपने सुना है ना कि यूनी मॉडल होता है, बाई मॉडल होता है, ट्राई मॉडल होता है। मीन, हार्मोनिक मीन आपका 3 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए उसको, मीडियन को नहीं चाहिए 3 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, मीन को नहीं चाहिए। बट मोड जो है वो ऐसी चीज है, इसको भी मैं ब्रीफ करूंगा। मोड जो ऐसी चीज है कि अगर सिंगल होगा तो यूनी मॉडल, 2 वैल्यूज तो बाई मॉडल, उसके अलावा मल्टी मॉडल। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, पहले थोड़ा ब्रीफ करते हैं क्या है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से जरा। द मोड ऑफ सेट ऑफ अ डाटा इज सिंपली द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सेट। ये तो आपको पता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको मोड हम काउंट करते हैं। इफ टू और मोर वैल्यू अपीयर विद द सेम फ्रीक्वेंसी, ईच इज अ मोड। अब आप कहोगे बाई मॉडल है या ट्राई मॉडल है। The downside of the using the mode as a measure of central tendency is that a set of data may have a no mode, or it may have mode more than one mode। ना भी हो, और हो तो एक से ज्यादा हो, 2 हो, कहीं कहीं 3 मोड भी हो सकते हैं।
However, the same set of data will have only one mean and one median. लेकिन मीन और मीडियन एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो दो या दो से ज्यादा वैल्यूज की बात कर रहा है वो खाली मोड पे ही फिट बैठती है। The word model is often used with reference to the mode of the data set. If the data set have only one value that occur most often is called unimodal, मैंने बताया जो आपको। और अगर दो हो जाते हैं भाई साहब तो क्या कहते हैं? A set of data bimodal, two value that occur with the same greater frequency is called bimodal. And when a set of data has more than two value that occur with the same greatest frequency, the set is called multimodal. तो ये जरूरी आपको पता होना चाहिए कि मोड जो होता है उसमें यूनिमोडल, बाईमोडल, मल्टीमोडल चलता है। मीडियन, मीन में ये चीज नहीं चलती है। मीडियन और मीन एक ही हो सकता है। तो when determine the mode of a data set, calculations are not required, but keen observation is a must. The mode is a measure of standard tendency that is simple to locate, but it is not used much in practical application. तो ये ध्यान रखना है आपको कि मल्टी मॉडल, बाई मॉडल, ये सब पढ़ाया गया होगा आपको उस समय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा मोड। कि मोड ही एक ऐसी क्वांटिटी है इन ऑप्शंस में से जो हम इस तरह की क्लास में रिक्वायर 3 क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, तो 3 भी हो सकता है, 3 तरह के मोड भी हो सकते हैं इसके। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 87 जल्दी बता। होना नहीं चाहिए डाउट इसमें, कोई है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। नकली सवाल है एकदम, एकदम नकली। 10th क्लास का बच्चा बता देगा मल्टी मॉडल। ठीक है, आपको पढ़ाया भी क्या होगा? यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं हम लोग। हा 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 हा, ये तो आपकी बुकलेट से आ गया। टॉपिक का नाम सॉइल, और जहाँ पे हमने फर्टिलाइजर पढ़ाए हुए हैं वहां पे हमने आपको बताया हुआ है कि एपेटाइट क्या होता है। एपेटाइट के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, मैंने फार्मूला खुद बताया गया है। ठीक है, ये सॉइल से आया है, डायरेक्ट सॉइल से आया है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट बुकलेट के पेज भी आपको बताए जा सकते हैं। देखो पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ। जिनके पास बुकलेट रखी हो तो दिल थाम के अपनी बुकलेट का ये पेज खोल ले और अभी साक्षात इस क्वेश्चन के दर्शन कर ले। अगर जिसको ये लग रहा हो कि जी कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, क्योंकि मुझे ये चीज ठीक नहीं लगती जब लोग कहते हैं, कहाँ से आया। ठीक, ठीक है, तो कहाँ से क्या आया भाई? आपके किताब से आया। ठीक है, आपने उस चीज को इग्नोर किया तो उसने आपको जो है थोड़ा सा डैमेज दिया। ठीक है ना? तो आपकी बुकलेट से आया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देख लो आप। जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वाई फास्फोरस इज लिमिटिंग, ऑन पेज नंबर 56। जिनके पास भी बुकलेट 2 हाथ में, सॉइल का पेज नंबर 56 खोल के देख सकते हैं। अल्कलाइन सॉइल में एक एपेटाइट्स, हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स, वहाँ पे कैल्शियम एंड फॉस्फेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ रिपीट हुआ है। बट फिर भी बहुत से लोग गलत कर देते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता कि जब इतनी चीज जो लिखी हुई है एकदम एज सच, निर्धारित वे में आपकी बुकलेट के अंदर, वो आप कैसे गलत कर सकते हो? वहां पे लिखा हुआ है एपेटाइट, लिख दिया उसने उसने लिख दिया है कि एपेटाइट में कैल्शियम और फॉस्फेट मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, ये तो फिर बुकलेट से उठी है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ अगर गलती कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सीधा सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपने इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, और सीधा जवाब दे देना था। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 88 में, क्या कहता है ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अरे भैया, जब इसने कह ही दी इतनी सी बात कि कैल्शियम भी और फॉस्फेट भी है, तो जहां जहां कैल्शियम 2+ और जहां जहां फॉस्फेट एक साथ रहते हैं, उस मॉलिक्यूल का नाम ही पड़ जाता है एपेटाइट। ये तो मैंडेटरी है, आपको बताया भी गया है। एपेटाइट का मीनिंग ही क्या है? कैल्शियम प्लस फॉस्फेट। तो एपेटाइट इज द करेक्ट आंसर, और वहां पे लिखा भी हुआ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए था, टू बी वेरी फ्रैंक, इसको गलती की गुंजाइश नहीं थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एपेटाइट। अभी हम जो बाकी चीजें दी हैं उनको ब्रीफ कर लेते हैं। दिया और डोलोमाइट, डोलोमाइट का क्वेश्चन आपके इस टेस्ट में होगा, देख लो। जो हमारे पुराने टेस्ट हैं वो कितने कारगर है, आपने T1 T2 3 दिया होगा, इसमें डोलोमाइट का एक क्वेश्चन आया होगा।
CaCO3.MgCO3, ठीक है। तो चीजें बहुत कारगर हैं। डोलोमाइट क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ लाइमस्टोन, द कार्बोनेट फ्रैक्शन व्हिच डोमिनेट बाय द मिनरल डोलोमाइट। क्या होता है? CaCO3.MgCO3, डोलोमाइट ये है। दूसरे में कैल्साइट दिया, इससे आसान क्या पूछा जाए आपसे? Calcite is a carbonate material and the most stable polymorph of calcium carbonate. It is a very common mineral, particularly as a component of limestone. Calcite define hardness 3 on Mohs scale. ये पढ़ाया था रॉक और मिनरल में, बेकार की बात है। जो कैल्शियम कार्बोनेट के दूसरे पॉलीमॉर्फ्स है, मतलब दूसरी अदर फॉर्म्स है, उसमें एक नाम आता है एर्गोनाइट का और वेटेराइट। ये दोनों भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही फॉर्म है। जो एर्गोनाइट यहाँ लिखा हुआ है, ये भी एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट का ही जो है पॉलीमॉर्फ्स है। मतलब केमिकली ये सेम है पर स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। हाँ, यस, फर्स्ट थ्री ऑप्शंस आर द स्पीशीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यू आर राइट, ठीक है। एर्गोनाइट भी जो है सेम है ना। तो एर्गोनाइट इज अ कार्बोनेट मिनरल एंड वन ऑफ द थ्री मोस्ट कॉमनली नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द कार्बोनेट। तो ये क्वेश्चन भी अगर गलत कर दूं तो फिर मेरा क्या होगा? एपेटाइट तो गलत नहीं होना चाहिए था। 12th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा बायो की, जो आपके जो टीथ और बोन्स बनती हैं उनमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इनेमल में स्पेसिफिकली, तो कैल्शियम फॉस्फेट को कहते ही एपेटाइट है। यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट साथ में आ गए तो कॉमन फॉर्म ही एपेटाइट है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 88 सबको जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 88 क्लियर है क्या? बस अंत आने वाला है, ठीक है, और दिन भी आने वाला है। आज तारीख 11 है, 2 दिन मिलेंगे आपको आराम से। बट हमारी साइड से हमने सारी क्लियरिटी आपको इसीलिए दी है कि आपको कोई भी आजू बाजू की रेंज में आए क्वेश्चन, आप उसको डील कर सको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और, उसके बाद तो सिंपल ही है सरकार, कुछ है नहीं उसके बाद तो, ठीक है ना। एपेटाइट भी देखो बताया ना, मिनरल यूजली हाइड्रोक्सी एपेटाइट, फ्लूरो एपेटाइट। 89, मुझे आके पकड़ लेना अगर आप ये नहीं पढ़ते। ये तो आपको मैडम ने भी पढ़ाया होगा, सुमित सर ने भी पढ़ाया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये अंडर ग्रेजुएट को ठोक ठोक के पढ़ाया जाता है आजकल, ठीक है। 2 सेमेस्टर में तो नहीं पढ़ा चुका हूँ, उनको रट गए हैं बच्चों को सबको। आप भी रट लेना, दोबारा से ध्यान रखना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एजेंडा 30 जो आपका था 2030, उसको डिफेंड करने के लिए यूनेस्को एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो पहला गोल नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ affordable and clean energy, decent work and economic growth. 8, 9 is industrial innovation and infrastructure. 10th is reduce inequality, असमानता हटाइए, sustainable city and communities. 11, 12th क्या हो जाएगा? Responsible consumption and production. 13 जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। 13 में आता है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लाइमेट एक्शन 13 में आता है। 14 लाइफ बिलो द वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, ठीक है ना। तो 13 में क्लाइमेट एक्शन आएगा, पहले पानी में जियो फिर धरती पे जियो। फिर 16 इज द पीस जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशनल, एंड 17 इज द पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो फिर इसमें मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि कौन कौन से क्या क्या है, ये सारे आपको लिस्टिंग मैंने दे दी है। इस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, ठीक है। तो उसमें ये सारे आपको ध्यान रख के जाने हैं, एक बार जरूर इनको रीड करके जाएगा। मुझे लगता है फिर से इस पे एक क्वेश्चन आएगा इस बार, क्योंकि अब तो यही चल रहा है ट्रेंड में, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबिलिटी। तो बस कुछ भी नहीं था इसके अंदर, इसमें ऊपर आपसे इसने पूछा क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज फोकस ऑन रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो देखो इस चार्ट में देख लो, रिड्यूस इनइक्वालिटी पे कौन सा बात कर रहा है? गोल नंबर 10, गोल नंबर 10 है। गोल नंबर 3 किसका है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 5 किसका है? जेंडर इक्वालिटी। 7 किसका है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 जो है हमारा, दैट टॉक्स अबाउट रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो एसडीजी 10, तो आंसर हो गया फर्स्ट। ये मेंशन भी किया नीचे, ऐसा नहीं कि मेंशन नहीं किया है। देखो एसडीडी 10 जो है आपका, ये रहा ना गोल नंबर 10, रिड्यूस इनइक्वालिटीज के बारे में बात करता है एसडीजी 10, ठीक है। इसमें जो मेंशन है एसडीजी 3 इस क्वेश्चन में गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी।
आपसे बाकी के भी पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली क्लाइमेट एक्शन SDG 13, ठीक है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन हो सकता है आपको। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज पे हो सकता है SDG 11। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, इनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी SDG 10, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, विच टॉक्स अबाउट रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता को कम करो, गरीब ज्यादा गरीब ना हो, अमीर ज्यादा अमीर ना हो, सबके बराबर बराबर हो। वैसा पॉसिबल नहीं है भाई, किसी भी सोसाइटी में वैसा पॉसिबल नहीं है कि सबके पास बराबर हो। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत करी जा सकती है, पर डिस्पैरिटी तो रहेगी कम्युनिटी में, क्योंकि एफर्ट, माइंड, लॉजिक सब में डिफरेंस है हर तरह के लोगों में, ठीक है ना। देख रहे हो ना, विधायक जी के पास 353 करोड़ रुपए मिलते हैं, आम आदमी के पास 353 रुपए भी नहीं होते पर्स के अंदर। तो कैसे आप इनइक्वालिटी को कम करोगे, थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ प्रस्थान किया जाए। आ हा हा हा, ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और इसमें अगर लोगों को ध्यान हो तो सब 11th 12th की चीजें पूछी हुई थी। लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छी लगी कि थोड़ा सा ये जो पुराने ट्रेंड का एक क्वेश्चन लिंकोलिन इंडेक्स के ऊपर पूछा गया, लेकिन बाकी सारी चीजें पुरानी थी। इनको पहले हम ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या था, साइक्लिक इंडेक्स क्या था, बायोलॉजिकल क्लॉक्स क्या थी, रिदम जिनको आप बोलते हैं, सर्केडियन सर्कैनुअल रिदम्स होते हैं, सर्केडियन रिदम्स वो होते हैं जिनकी 24 आवर फ्रीक्वेंसी होती है, सर्कैनुअल जिनकी ±365 डेज होती है। लोट का वोल्टेरा मॉडल आपको पता है, प्री प्रीडेटर मॉडल आपकी बुकलेट में 3 में लिखा हुआ, पहले भी क्वेश्चन आया है। और लिंकोलिन इंडेक्स, तो पहले हम इसको ब्रीफ करते हैं अच्छे से एकदम ना, क्योंकि इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी नई है, कुछ चीजें जो पहले शायद नहीं पूछी गई कहीं ना कहीं। तो सबसे पहली चीज है इसके अंदर साइक्लिक इंडेक्स। ये क्या होता है भाई, साइक्लिक इंडेक्स क्या है? ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको देख लो ध्यान से। तो सबसे पहला है साइक्लिक इंडेक्स। ये क्या है? द साइक्लिंग इंडेक्स इज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल फ्लो थ्रू द सिस्टम that derives from the cycling, expressed as a ratio to the fraction of the total that derived from the flow state through the system। मान लो आपका कहीं से कोई अमाउंट चला, ठीक है ना, वो सिस्टम के थ्रू फ्लो हुआ, ठीक है ना, और उसको हमने एज अ रेशियो एक्सप्रेस किया कि कितना था वो टोटल के टर्म्स में, मान लो 5%, 10%, 15%, दैट इज बेसिकली कॉल्ड साइक्लिक इंडेक्स, ठीक है, उसको कहते हैं साइक्लिंग इंडेक्स, है ना। वो एनर्जी भी हो सकती है, वो बायोमास भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसका मीनिंग होता है साइक्लिंग इंडेक्स। दूसरी टर्म इसमें जो लिखी हुई है बेसिकली एनिमल बिहेवियर से, कोई ना कोई एनिमल बिहेवियर का दीवाना था इस बार के पेपर में, 6 क्वेश्चन दिखे एनिमल बिहेवियर से। दैट शुड आइडियली बी नॉट देयर, बिकॉज वो गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन का पार्ट है, बट स्टिल यू कैन नॉट सी एनीथिंग। और ये कोविड स्पेशल अटेम्प्ट था, तो हो सकता है कुछ रहा हो। और अब ये आपको तो पढ़ के जाने हैं। दूसरा यहाँ पे जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स की बात हुई है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स में गाइस हम बात करते हैं रिदम्स की, ठीक है। रिदम्स बहुत तरह के होते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो होती है आपकी, रिदम बहुत तरह के होते हैं। जैसे आपको नींद 24 घंटे में एक बार ही क्यों आती है, ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि रिदम बहुत तरह के होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे कोर्स में रिदम है एज पर द ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न, एक होते हैं सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ±24 आवर होती है, मतलब 24 घंटे में आपको रिपीटिशन करना पड़ेगा उन रिदम्स को। जैसे स्लीप अवेक साइकिल है आपकी, ठीक है, सोने उठने की साइकिल है। इसके अलावा सर्कैनुअल रिदम्स, ठीक है, सर्कैनुअल रिदम्स, ठीक है ना, सर्कैनुअल रिदम जिनकी फ्रीक्वेंसी ±365 डेज, जो साल में एक बार हो, ठीक है ना, वो सर्कैनुअल रिदम हो गई। हाँ, स्लीप अवेक साइकिल, राइट श्रेया, स्लीप अवेक, अरे सोते उठने का जो, सोने उठने का जो साइकिल है, स्लीप अवेक साइकिल कौन सा सोच रहे हो तुम? कोई दूसरा हिब्रू वर्ड थोड़े है ये। स्लीप अवेक साइकिल कि आप उठते सोते कैसे हो, तो ±24 घंटे में आपको नीड फील होती है, नींद आ रही है रात को, ठीक है, ये फील होती है ना नीड की, नींद आ रही है, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं। इसके अलावा मंथली रिदम्स भी होते हैं, जैसे फीमेल्स के अंदर आपकी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो मंथली रिदम है एक तरह का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
जो रिदम के केसेस में आती है, बायोलॉजिकल क्लॉक्स में आती है, और बर्ड्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी ऐसी बहुत सारी साइकिल होती है। तो देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है, हर तरह के रिदम्स को बताया है हमने यहाँ पे, बायोलॉजिकल रिदम्स को, कि यहाँ पे देखेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर ऑर्गेनिजम्स नेचुरल टाइमिंग डिवाइसेस रेगुलेटिंग द साइक्लिंग ऑफ सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम जो है मतलब प्लस माइनस 24 आवर्स इनकी फ्रीक्वेंसी है, सर्केडियन प्लस माइनस 24 आवर में खुद को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। They are composed of the specific molecules, protein, and they interact with the cell through the body in nearly every tissue. ये तो की बात है। Biological rhythms in a phase often used interchangeably with circadian rhythm, and these rhythms are a series of body function regulated in your internal clock. The control cycle like sleep awake, है ना, मैंने बोला ना, बॉडी टेम्परेचर हो गया, हार्मोन हो गए, सेक्रेशन, जैसे हार्मोन सेक्रेशन है, जब आप खाना खाओगे तब सेक्रेट होगा। ठीक है, your body maintain its biological rhythm through a variety of chemicals at the molecule level is response for your environment. लाइट एक्सपोजर, जैसे आपका पिट्यूटरी उसको कंट्रोल करता है ना, सीरोटोनिन मेलाटोनिन के लेवल को, ईटिंग हैबिट्स, अनदर एनवायरमेंटल cues can maintain or disrupt their biological rhythm. Disrupting your biological rhythms can lead to serious health problem. किसी का biological rhythm अगर बड़ा हिल जाता है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई किसी की, मान लो जब आप फ्लाइट से आते हो कहीं बाहर से, बोलते हैं ना जेट लैग हो गया है ना। ठीक है, देखो यहाँ मेंशन भी किया हमने। हाउ बायोलॉजिकल रिदम वर्क्स, तो योर बायोलॉजिकल रिदम्स आर ट्राई टू इंटरनल क्लॉक द ब्रेन कॉल्ड सुपर सिमेटिक न्यूक्लियस, एससीएन बोलते हैं इसको। और कहाँ होता है ये? हाइपोथैलेमस में, जो आपका हाइपोथैलेमस है ह्यूमन ब्रेन का, उसके अंदर से रेगुलेट होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करता है। एंड दिस इज द एरिया ऑफ योर ब्रेन दैट मैनेज द ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम ऑल्सो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको आप एएनएस कहते हो, और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों। तो उससे क्या मेंशन है, मेरे को याद है, डायरनल है तो नाइट एंड डे साइकिल 24 आवर, सर्केडियन है 24 आवर, डायरनल क्या है? डे नाइट साइकिल। अल्ट्रा रेडियंस है लेस देन 24 आवर। ठीक है, इंफ्रा रेडियंस है, और सर के लूनर है, एक महीने का साइकिल जो होता है। सरकैनुअल है 1 ईयर। बस आपको ये वर्डिंग्स याद रखनी है कि कौन कौन से रिदम होते हैं। डायरनल कब कहते हैं? डे नाइट साइकिल होती है जब। ठीक है, उसके अलावा आप सर्केडियन कब कहते हैं? 24 आवर का जब साइकिल होता है। अल्ट्रा रेडियन कब कहते हैं? लेस देन 24 आवर का होता है। इंफ्रारेडियन या सर्के लूनर 1 मंथ के साइकिल को, सर्केनुअल 1 ईयर के साइकिल को। तो ये चीजें याद रखनी है कि क्या एक्चुअली में रिदम्स में है। एक्स तो ये एनिमल बिहेवियर का पार्ट है। फिर लोटका वोल्टेरा मॉडल की चर्चा हुई है यहाँ पे। लोटका वोल्टेरा मॉडल तो आपको पता ही है, बुकलेट 3 में दिया हुआ है। इट्स अ प्री प्रीडेटर मॉडल, साइनसोइडल वेरिएशंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्री प्रीडेटर मॉडल है एक तरह का, साइनसोइडल वेरिएशंस होते हैं। तो लोटका वोल्टेरा इक्वेशन और लोटका वोल्टेरा प्रीडेटर पी मॉडल, कि प्रे प्रीडेटर को खाएगा उसकी संख्या कम हो जाएगी, आर द पेयर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन frequently used to describe the dynamics of biological system in which two species interact, one as a predator, another as a prey। या आप पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। The population change through the time according to the pair of equation। इस तरह की इक्वेशन होती है, dx by dt is equal to alpha x minus beta xy, और dy by dt is equal to delta xy minus gamma y। तो और इसमें दी हुई है वहां पे इक्वेशन, हमने भी लिखी हुई है। वेरिएबल x क्या है, y क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। और कोलोमोग्रो मॉडल का एक ये एक्सट्रापोलेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे। मेरा मेन जो अटैक है ना, वो मेरा मेन अटैक है लिंकोलिन इंडेक्स पे। ये भी एनिमल बिहेवियर का ही पार्ट है, जहां पे आप कहते हो, जिसको आप कहते हो ना रिकैप्चर मैकेनिज्म, है ना, कैप्चर एंड रिलीज जो होते हैं। हम जैसे क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकली या गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन में, कैप्चर किया फिर रिलीज कर दिया। ठीक है, मार्क कैप्चर या मार्क कैप्चर टेक्निक जिसको कहते हो ना, तो वहां पे लिंकोलिन इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। न्यूमेरिकल भी इसमें आता है लिंकोलिन इंडेक्स का, वहां पे इकोलॉजी इवोल्यूशन में, एनटीए में नहीं। तो लिंकोलिन इंडेक्स इज अ सिंपल एस्टिमेट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी। एनिमल पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन डाटा ऑब्टेन बाय मार्क रिकैप्चर। जैसे माइस में यूज होती है, जो छोटे और एनिमल्स होते हैं उनको लिया, मार्क किया, फिर छोड़ दिया, है ना। तो मार्क रिकैप्चर टेक्निक भी कहते हैं इसको, है ना। इट इज रिटन एज, जो नंबर निकल के आता है जिसको आप लिंकोलिन इंडेक्स कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पी कहते हैं, वो क्या होता है? एन बाय आर। पी क्या है? एस्टिमेटेड ऑफ पॉपुलेशन। ए क्या है? ए इज द नंबर ऑफ मार्क्ड
इंडिविजुअल जितने आपने मार्क किए हैं, मान लो जितने पे आपने निशान लगा दिया चूहों पे, है ना? एन क्या है वहाँ पे? है ना? एन इज़ द नंबर ऑफ सबसीक्वेंट सैंपल ऑफ कैप्चर्ड इंडिविजुअल, कितने आपने दोबारा पकड़े। और आर क्या है? आर इज़ द नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल रिकैप्चर्ड, दोबारा से कितने पकड़े। 1930 में अमेरिकन ऑर्थोलॉजिस्ट फ्रेडरिक लिंकोलिन ने इसको डिस्कवर किया था, ये ध्यान रखना है। और लिंकोलिन इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो फील्ड एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, ठीक है? टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ एन एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड बाय फ्रेडरिक चार्ल्स लिंकोलिन, एंड इट इज आल्सो समटाइम नोन एज लिंकोलिन पीटरसन मेथड, ठीक है? ये भी ध्यान रखना, लिंकोलिन Patterson method after C. Johnson Patterson, who was the first to use the related mark and recapture method। ये पैटरसन साहब ने सबसे पहले मार्क और रिकैप्चर मेथड यूज किया था, इसीलिए इनको भी थोड़ा क्रेडिट दिया गया और इसका नाम रख दिया गया लिंकोलिन पैटरसन मेथड। पर ये गेट इकोलॉजी इवोल्यूशन का बहुत पेट क्वेश्चन है, 10वीं बार आ चुका है जब से स्टार्ट हुआ है वो एग्जाम। बट यहाँ पे तो छोटी चीज पूछी गई थी। और लिमिटेशन क्या है लिंकोलिन इंडेक्स की, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो लिंकोलिन इंडेक्स इज मेयरली एन एस्टिमेट, एक आइडिया देता है हमें। फॉर एग्जाम्पल द स्पीशीज इन अ गिवन एरिया कुड टेंड टू बी ईदर वेरी कॉमन और वेरी रेयर, कहीं बहुत ज्यादा भी मिल सकती है, कहीं पे कम भी मिल सकती है। और टेंड टू बी द ईदर वेरी हार्ड और वेरी इजी टू सी, then it would be likely that both the observed would be find a large share of the common species and both the observers would miss a large share of the rare ones। तो हो सकता है बार बार उसी स्पीशीज को देखें या ना दिखें। such distribution would throw off the consequent estimate, however such distributions are unusual और नेचुरल फिनोमेना एज सजेस्टेड बाय जिप्स लॉ। जिप्स लॉ भी एक रहता था कि भाई ऐसा नेचुरली तो नहीं दिखना चाहिए, आर्टिफिशियली आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, उसने कोई क्वेश्चन में डेप्थ नहीं दी, बस उसको ये देखना था कि बच्चों को ये पता है कि नहीं है। और जिसको बाकी 3 ऑप्शन पता थे ना, उसने भी लिंकोलिन इंडेक्स मार दिया इसको क्या करके, इसको नेगेट करके। जैसे मुझे पता चल गया कि भाई साइक्लिंग इंडेक्स तो ये नहीं होता, ये गया। बायोलॉजिकल क्लॉक्स चला गया, लोड का वोल्टर चला गया, तो बचा क्या, लिंकोलिन। तो कई बार नेगेशन से भी आंसर आ जाता है ना, अगर आपको बाकी के 3 ऑप्शन पता हो। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था 90 कि विच वर द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो करेक्ट आंसर इज लिंकोलिन इंडेक्स। ये कैप्चर रिलीज मेथड में यूज होता है आपका लिंकोलिन इंडेक्स, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी एस्टिमेट करने के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 90 जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो बंधुओं।